अमेरिका ने कल रात 14 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। साथ ही इन देशों को टैरिफ की चिट्ठी भी जारी कर दी। अब आज रात भारत के साथ अमेरिका मिनी डील का ऐलान हो सकता है। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दोनों देशों में ने मिनी ट्रेड डील की जो मसौदा तैयार कर लिया है। और पूरी खबर डिटेल से समझते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं लक्ष्मण जी, आज रात को जब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होगी तो क्या कुछ निकल कर आने वाला है? जी, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहुत हद तक संभावना है कि डील होगी, ये मिनी डील होगी। और मिनी डील की घोषणा हो सकता है कि आज रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास होता हुआ आप देखें। और ये जो मिनी डील की घोषणा होगी, इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि 14 देशों के नाम यूएस की तरफ से चिट्ठी जारी कर दी गई, बाकी आप जानिए, ऐसा नहीं होगा। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि संकेत इस बात के काफ़ी ज़्यादा हैं कि दोनों देशों की तरफ से ये निकल कर डील का ऐलान हो सकता है, साझा बयान के तौर पर हो या फिर दूसरे तरीके से हो, लेकिन दोनों देश बताएं कि हम मिनी डील करने पर सहमत हो गए। मिनी डील की जो बारीकियां हैं, वो बारीकियों की घोषणा शायद होता हुआ आप ना देखें। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मिनी डील में होगा क्या। तो इसमें दो तीन चीज़ें साफ हैं कि जो 14 देशों के साथ ड्यूटी के संबंधी जो चिट्ठियां जारी की गई हैं, उसमें एक बात जो दिखा कि बेसलाइन टैरिफ में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो 10% जो टैरिफ पूरी दुनिया भर के देशों पर लगाया गया था, वो शायद जारी रहेगी। और यहाँ पे भारत को कुछ प्रोडक्ट पे छूट मिल सकती है। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, वहाँ पर आपको ड्यूटी में रियायत देखने को मिल सकती है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो लेदर प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पे भारत को कुछ छूट मिलने की संभावना है। यूएस की तरफ से दबाव इस बात का था कि एग्रो प्रोडक्ट पर रियायत दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट पर रियायत दीजिए। तो वो मुझे लगता है कि इस मिनी डील में तो नहीं होगी। हो सकता है कि जब फाइनल डील करे तो वहाँ पर निकल कर सामने आए। लेकिन यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स पर, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पर ड्यूटी या तो जीरो हो जाएगी, कुछ पर ड्यूटी कम होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये मोटे तौर पर मुझे दिख रहा है। और चीन से जुड़े हुए जो भी सामान है, जो अब तक मैंने देखा है इस 14 देशों में कि चीन के तरफ से जो सामान आते थे उस पर बड़ी सख्ती दिखने को मिली है। तो कुछ उस तरह का इशारा भारत के साथ मिनी डील में भी आपको देखने को मिले। शुक्रिया लक्ष्मण जी। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया, जापान समेत 14 देशों पर 25 से लेकर 40% तक टैरिफ लगाया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ टैरिफ डील के बेहद करीब है। We made a deal with United Kingdom. We made a deal with China. We made a deal. We're close to making a deal with India. Others we met with, and we don't think we're going to be able to make a deal. So we just send them a letter. If you want to play ball, you have to. This is what you have to pay. So as far as I'm concerned, we're done. तो टैरिफ वॉर के बीच भारत पर थोड़े नरम दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भारत से डील पक्की होने पर गुड न्यूज़ आ सकती है। आवाज़ अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। डील पक्की शाम 7:57 पर। और अब बात एफएनओ में ट्रेडर्स को हो रहे घाटे की करते हैं। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में ट्रेडर्स का घाटा 41% और बढ़ गया है। इतना ही नहीं, एफएनओ के 91% ट्रेडर्स घाटे में हैं। ये पिछले साल की जैसी तस्वीर है। सेबी की इस खास स्टडी के बारे में बता रहे हैं यतीन मोता। तो सेबी ने फिर से एक बार FY 25 के लिए एफएनओ ट्रेडर्स और एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर एक डेटा निकाला है। और अगर आप फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। FY 25 में आप देखेंगे तो अगर आप एफएनओ में 10 ट्रेड करते हैं तो 9 टाइम्स आपको नुकसान ही होगा। यानी 90% से ज़्यादा टाइम एफएनओ ट्रेडिंग आप करेंगे। अगर आप छोटे निवेशक हैं, अगर आप HNI इन्वेस्टर हैं तो नुकसान ही होगा। और ये सेबी का डेटा है। FY 24 में भी 90% से ज़्यादा का आंकड़ा था, FY 25 में भी ज़्यादा आंकड़ा था। और अगर हम साल दर साल बात करें तो नुकसान बढ़ा है। FY 24 में लगभग 75,000 करोड़ रुपए खोए थे छोटे निवेशकों ने और एफएनओ ट्रेडर्स ने। और FY 25 में ये फिगर 1 लाख करोड़ के पार चला गया। यानी 40% आपको नुकसान बढ़ता हुआ नजर पड़ा। और ये 1 लाख करोड़ का फिगर कोई छोटा नहीं है। एक साल में रिटेल निवेशकों ने और ट्रेडर्स ने लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा खोए हैं। अच्छा, अगर आप ट्रेडर की संख्या की बात करें तो ये गिरी है। सेबी ने बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं, बहुत सारी चीजें लाए हैं, रूल्स लाए हैं, जिसके कारण पार्टिसिपेशन घटा है और ट्रेडर्स की संख्या 20% घटी है।
इसके बावजूद लॉस आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है, तो ये अलार्मिंग चीज है, क्योंकि 1 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों ने खोया है पैसा। अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो एफएनओ सेगमेंट में 5% गिरा है और कैश मार्केट में 11% साल दर साल बेसिस में FY25 में आपको टर्नओवर गिरता हुआ नजर पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में एक ट्रेड वॉर का फियर था, बहुत सारे इवेंट्स थे, वॉर था, रशिया यूक्रेन था, उसके कारण से काफी सारी चीजें हुई हैं। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ गिरावट ज्यादा है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम की बात करें तो 9% गिरा है और नोशनल लेवल पे अगर आप देखें तो लगभग 30% की यहाँ गिरावट आपको होती हुई नजर पड़ रही है। ओवरऑल बात बहुत सिंपल है, सेबी की रिपोर्ट ये कहती है अगर आप एक एफएनओ ट्रेडर हैं तो 90% से ज्यादा टाइम आपका नुकसान होगा और ट्रेडिंग आपकी सेहत के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए, आपके पैसों के लिए हानिकारक है। बात करते हैं बाजार की। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। आखिरी घंटे में बाजार शानदार रिकवरी के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। सेंसेक्स 270 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी ने 61 अंकों की छलांग लगाई है। मिड कैप स्मॉल कैप भी नीचे से सुधरे हैं। मार्केट का अपडेट दे रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन अगर हम बात करें 3 बजे तक की, तो बाजार में हमें कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिला था, लेकिन 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के में अगर हम बात करें तो निफ्टी ने एक रफ्तार पकड़ी है और करीब करीब 0.5% की मजबूती के साथ जाके ये बंद हुआ है। अगर ऑल ओवर हम देखें तो आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला था, लेकिन जो मेजरली इंडाइसेस की बात करी जाए तो वो लाल निशान पे ही बंद हुए हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। ब्रोकरेज का जो स्टांस है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, नंबर्स अच्छे आए हैं, जिसके बाद अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। एटर्नल करीबन 2% का इजाफा यहाँ पे। एशियन पेंट्स की बात करी जाए तो 2% के गेन यहाँ पे भी देखने को मिले और एनटीपीसी में भी करीब करीब 2% की बढ़त रही है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली आज आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, साथ में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पे भी जो मोमेंटम है हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिला था और पावर सेक्टर में भी आज अच्छी रैली थी। देखिए, गिरने वाले शेयर्स की तरफ नजर डालते हैं। टाइटन के अपडेट आए, अपडेट के जो स्ट्रीट है उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, जिसके बाद 6.25% की कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। डॉक्टर एडी 2% की कमजोरी, बजाज ऑटो 0.25% और सिप्ला में करीब करीब 1.5% का डाउनसाइड आज के सत्र में देखा गया है। मिड कैप की बात करी जाए तो यहां पे भी हमें मोमेंटम जो देखने को मिला है इंडेक्स वाइज वो फ्लैट ही देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक डिलीवरी में करीब करीब 3.5% के गेन, अपोलो टायर्स में 0.3% की तेजी, साथ में HDFC AMC में करीबन 2.5% का इजाफा और JSW इंफ्रा करीबन 2% की बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए, BSE सारे ही कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक है, जेन स्ट्रीट का जब से इंसिडेंट हुआ है वहां पे भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और बिंदु फार्मा की बात करी जाए तो 3.25% की कमजोरी यहाँ पे। ल्यूपिन में 3% की कमजोरी, भारतीय हेक्साकॉम भी करीब करीब 3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। FMCG में आप काफी ज्यादा पेन देखने को मिला, मेटल सेक्टर में काफी ज्यादा पेन देखने को मिला, लेकिन एंड तक आते आते IT इंफ्रा में वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया। इधर जून के दूसरे पखवाड़े में FIIs का रुख बदला है। जिन सेक्टर्स पर पहले उन्हें कम भरोसा था, उन्हीं सेक्टर्स में अब वो जमकर खरीदारी भी उन लोगों ने की है। जून के दूसरे हाफ में FIIs के मिजाज में क्या बदलाव आया है, क्यों बदलाव आया है, बता रही है कंचन नौटियाल। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि यहाँ पे जो हमें साइड है वो कंप्लीटली फ्लिप होती हुई दिखाई दी है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक में आपको बताऊं तो नेट बायर्स वो हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, IT और साथ ही साथ कंज्यूमर गुड में। अगर मैं पर्टिकुलरली ऑटो सेक्टर की बात करूं तो देखिए, फर्स्ट हाफ में उन्होंने यहाँ पे बिकवाली की थी, लेकिन सेकेंड हाफ की बात करी जाए तो एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। स्टार्ट्स में आपके सामने डायरेक्टली प्रेजेंट कर देती हूँ। देखिए, शुरुआत में हमने देखा था करीबन 300 करोड़ की बिकवाली हुई थी, लेकिन अब देखिए कितने एग्रेसिव बाइंग ऑटो सेक्टर में की गई है। 5000 करोड़ की बाइंग यहां पे आती हुई दिखाई दी है। और इस टाइम पे अगर आप निफ्टी ऑटो का चार्ट भी उठा के देखेंगे 15 से लेके 30 जून तक का, तो वहां पे भी ये शानदार रैली हमें देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस में इनका जो रुझान था पहले भी बुलिश था और बाद में भी यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिला है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जो रुझान है वो हमें सेम ही देखने को मिला है, लेकिन IT में जहाँ पे ये उस टाइम पे नेट सेलर बने हुए थे, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करीब करीब 3500 करोड़ की आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट IT में भी जो उनका स्टांस है वो हमें फ्लिप होता हुआ नजर आया है, जहाँ पे पहले इस टाइम पे वो बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हमें सेकंड हाफ में आती हुई दिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं और बाकी के नंबर्स भी कुछ देखते हैं। कंज्यूमर सर्विसेज की बात करी जाए तो करीबन 1500 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली की थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो करीब करीब 3000 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, यानी कि सीधा सीधा जो उनका रेशियो है डबल होता हुआ नजर आया। केमिकल्स में रुझान सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टांस है वो हमें नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। रियलिटी सेक्टर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो डबल होता हुआ नजर पड़ा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यहाँ पे उस टाइम पे बेयरिश
बेयरिश मोड था, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हमें होती हुई नजर आई है, करीबन 800-850 करोड़ की। वहीं मेटल एंड माइनिंग की बात करी जाए तो नेगेटिव से जो उनका नजरिया है इस टाइम पे पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे मेजर सेक्टर आप देखिए, ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आई है। अब बिकवाली देख लेते हैं कि कहां पे हुई है। पावर सेक्टर में जो उनका स्टांस था फर्स्ट हाफ में भी नेगेटिव था और वही स्टांस उन्होंने बाद में भी मेंटेन किया है। सेम नंबर्स आपको दोनों ही फ्रंट में देखने को मिलेंगे। कैपिटल गुड्स में उनका जो रुझान है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर पड़ा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी उनका जो स्टांस है वो हमें नेगेटिव साइड में ही जाता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि नंबर्स जो बिकवाली का नंबर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बिकवाली का सिलसिला जारी है। हेल्थ केयर में इनका स्टांस बहुत बड़े उसमें हमें बेयरिश मोड में जाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं एफएमसीजी की बात करी जाए तो नंबर यहां पे देखिए आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहां पे एफएमसीजी में करीबन 3,500 करोड़ की बाइंग थी, वो घटते घटते करीबन 350 करोड़ की सेलिंग में आ पहुंचा है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। जहां पे 3,500 करोड़ की सेलिंग थी वो घटते घटते 350 करोड़ की सेलिंग में आ पहुंचा है। लेकिन मेजरली ऑटो और एफएमसीजी काफी ज्यादा बज में थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में श्रीनगर के दौरे पर थे। उन्होंने डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लिया। पीयूष गोयल ने कश्मीर के लोगों का धन्यवाद किया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता दिखाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी मुद्दों पर काम कर रही है और कश्मीर में उद्योग व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि पहलगाम हमले का उद्देश्य सिर्फ पर्यटकों को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, एकता और अखंडता पर हमला था, इसलिए इसका कड़ा जवाब दिया गया। हर कानून भारत का यहाँ पे लागू है। देखिए, करोड़ों पर्यटक आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था भी पंख ले रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी धर्मों के ईश्वर, सभी धर्मों के आज कश्मीर पर अपना आशीर्वाद बौछार करेंगे और कश्मीर के लोगों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मुझे बताया गया है कि बड़े पैमाने पे, शर्मा जी बता रहे थे, यहाँ के उद्योग और वाणिज्य मंत्री के लोगों ने फिर आना शुरू कर दिया है। ये एक अटैक सिर्फ हमारे कश्मीर के पर्यटकों पर ही नहीं था, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर था, देश की एकता और अखंडता पर था। पर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पूरी सुरक्षा बनाए रखेंगे और सबका यहाँ पे स्वागत है। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में रेयर अर्थ की कमी से चिंता बढ़ रही है। ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एकमा की अध्यक्ष श्रद्धा सूरी मारवा के मुताबिक रेयर अर्थ का स्टॉक 1 से 2 महीने का ही बचा है। मारवा के मुताबिक अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सरकार ने एकमा से इनपुट लिया है और कई मुद्दों पर एकमा की अध्यक्ष श्रद्धा सूरी मारवा से खास बातचीत की है रोहन सिंह ने। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस का साल था। डिस्पाइट दैट आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंडस्ट्री का रहा है। थोड़ा सेगमेंट वाइज बता सकेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहा है, अगर कुछ डिटेल्स? तो एज एन इंडस्ट्री हम अब $80.2 बिलियन पे आ गए हैं। हमारा एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा हुआ है। सो 9.6% से हम ग्रो किए हैं और एक्चुअली सेगमेंट पूरी ऑटो इंडस्ट्री का CAGR 14% रहा है। सो आई थिंक कि साल अच्छा रहा है और उसकी ये भी वजह है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट ग्रो कर रही है और हमारी प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि हम नंबर 3 हैं वर्ल्ड में और हो सकता है 2 पे भी चले जाएं आने वाले समय में। सो नॉट अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। इंपोर्ट्स पे अगर देखें तो चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आपने एक 2/3 बोला है एशिया से हमारा है। चाइना का कितना परसेंटेज है और उसको कम करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है हमारे पास? तो जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो बहुत स्पेसिफिक रह गई है, या तो वो रॉ मटेरियल्स पे है या वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। इसके लिए ऑलरेडी बहुत लॉन्ग टर्म रोड मैप्स बन चुके हैं, तो आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, बट 2030 2031 तक आप देखेंगे इसके अंदर बहुत ही बदलाव आएगा इन नंबर्स में। यूएस के साथ हमारी क्या ट्रेड डील होती है? आपको कुछ गवर्नमेंट से ऐसी चीजें मिल रही हैं, क्या हो सकता है? इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशन है? गवर्नमेंट हम इंडस्ट्री से बहुत इंगेज्ड है, हमारे इनपुट्स लेती है और उन इनपुट्स को लेके वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कस करते हैं। टैरिफ्स किसी के हाथ में नहीं है आज के दिन में। सो अभी तक जो हुआ है, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। और खाने के तेल की कीमतें ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकार खाद्य तेलों के उत्पादन और स्टॉक
साथ ही बिक्री पर भी नजर रखेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। अभी आपने शुगर सेक्टर के अंदर शुगर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में सुना होगा। ठीक उसी की तर्ज पर सरकार अब एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए भी कंट्रोल ऑर्डर लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया। इस ड्राफ्ट का नाम वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी रेगुलेशन ऑर्डर रखा गया है। इसके ऊपर सभी स्टेक होल्डर की राय मांगी गई है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक अब जितने भी एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं और ये कंपनियां इसके काम में लगी हुई हैं, उनको हर महीने अपने स्टॉक, बिक्री और सेल की जानकारी सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है उसकी जानकारी भी सरकार को देनी होगी। तो इस सरकार को लगता है कि इससे दो फायदे होंगे। एक तो पहले कि जो कंपनियां होर्डिंग कर रही हैं, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, उनको निर्देश दे सकती है कि आप स्टॉक लिक्विडेट करिए। और इसके साथ साथ दूसरा ये फायदा सरकार को लगता है कि इसके पॉलिसी बनाने में सरकार को काफी मदद मिलेगी। सरकार जो इंपोर्ट की ड्यूटी घटानी है या फिर इंपोर्ट को खोलना है, उसके ऊपर स्केल देखते हुए आसानी से फैसला ले सकती है। तो अब सरकार ने जो भी कंपनी इस पर लग स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे 11 जुलाई तक इसके ऊपर राय मांगी है। एक बार राय आने के बाद सरकार इसी महीने इसको लागू कर सकती है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें भी और हैं, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई के मीरा रोड में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मराठी भाषा के समर्थन में प्रदर्शन किया। हालांकि एमएनएस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की इजाज़त नहीं मिली थी। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद कुछ लोग छोटे छोटे समूह में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एमएनएस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एमएनएस को पुलिस ने प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं दी थी, इसलिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने एमएनएस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वे लोग पहले लोगों को पीटते हैं, फिर प्रदर्शन करते हैं। नहीं, ये तो एमएनएस क्या ऐसा है ना कि इनका दिल बढ़ गया है, इन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। इतने दिनों से उन्होंने, अगर कोई आदमी किसी को झपड़ मार देना उस पर कार्रवाई होती है। इन्होंने लोग जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग आए थे उनको मारा, उनकी हत्याएं, कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं। इस तरह से जो हुआ है, मैं समझता हूं कि इनके साथ कार्रवाई नहीं होने से इनका दिल बढ़ गया है। मैं समझता हूं कानून सबके लिए एक है, कानून के दायरे में काम करना चाहिए। ये जो इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मैं समझता हूं फडणवीस साहब को इस पर केस करना चाहिए। उन्होंने खुद टीवी पर बोला है कि हम किसी को गैर कानूनी काम करें बख्शेंगे नहीं। मैं देखता हूं कि फडणवीस साहब क्या करते हैं। और महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच मुंबई की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे के साथ बदसलूकी का मामला भी गर्मा गया है। राजश्री मोरे ने एमएनएस नेता के बेटे पर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराया है। दरअसल राजश्री मोरे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक युवक नजर आ रहा है और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में नजर आ रहे युवक की पहचान एमएनएस के राज्य उपाध्यक्ष जावेद शेख के बेटे राहिल शेख के रूप में हुई है। राजश्री ने आज पुलिस स्टेशन के बाहर साफ कहा कि उन्हें धमकियां दी जा रही है और एफआईआर दर्ज करने से रोका जा रहा है। मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर निकल के मत आओ। कोई डर नहीं लगता, उस रात को भी डर नहीं लगा था। मैं अकेली पुलिस स्टेशन आई थी, अकेली ने मैंने ये एफआईआर दर्ज किया था, बल्कि मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप हमारे बेटे पे एफआईआर ना किया जाए, हम आपके पैर पड़ते हैं। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैंने अकेली ने एफआईआर दर्ज की है।
चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार ने युवा और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। आज कैबिनेट की बैठक में बिहार की स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। वहीं युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा बिहार सरकार ने कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी, सड़क, पुल पुलिया, बाढ़ नियंत्रण से जुड़े फैसले शामिल है। युवा आयोग के एक चेयरमैन होंगे, 2 वाइस चेयरमैन होंगे और 7 सदस्य होंगे। आयोग 18 से 45 साल के युवाओं के लिए काम करेगा। बिहार सरकार के मुताबिक आयोग के काम का लाभ छात्रों को मिलेगा, प्रवासी बिहारियों को, बेरोजगारों को और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को भी मिलेगा। वहीं महिला आरक्षण का लाभ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। देश भर में मानसून की बारिश जमकर हो रही है। अब तक सामान्य से 15% ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसमें जानमाल का नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 से 13 जुलाई तक पुणे, यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने संबंधित राज्यों को अलर्ट किया है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।